हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट a comma lambda comma mu belongs to R. Consider the system of linear equations ax plus 2y equals to lambda 3x minus 2y equals to mu. Which of the following statements is are correct? तो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है ना, और हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले की कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो नोट कर लेते हैं. ठीक है, की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे. हमें यदि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, मान लो एक जनरल फॉर्म में हम यदि लिख लें a1x प्लस b1y इक्वल्स टू C1 मान लेते हैं. ठीक है, इक्वल्स टू C1, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू C2. मान लो ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, और कब नो सॉल्यूशन होंगे, है ना. ये तीन केस हमें कब किस सिचुएशन में होंगे ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं ना. तो फर्स्ट केस होता है क्या कि a1/a2 नॉट इक्वल टू यदि b1/b2 हुआ. तो यदि ये दोनों इक्वल नहीं होते ना, तो उस केस में ये लाइन जो है ना, ये दो लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ना. लीनियर इक्वेशन हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये इंटरसेक्टिंग होता है ना, और इंटरसेक्टिंग होता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, है ना. तो ये हमेशा इंप्लाई करेगा, हमेशा ध्यान रखना है यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, और यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे. तो सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन. इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन की क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर. इस केस में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होता है. और कभी यदि ये कह दें कि यूनिक सॉल्यूशन है तो पक्का है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ही होगा. ठीक है, एक दूसरे को इंप्लाइज करता है. दूसरा केस हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये की कंसेप्ट हम नोट कर लेते हैं. ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज करें, यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना. मतलब फर्स्ट टू इक्वल है, दैट मीन a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है. तो इस केस में ये पैरेलल के केस में ना, दो लाइन पैरेलल है लेकिन वो कोइंसिडेंट नहीं है ना. तो वैसे केस में ये होता है ना. और इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन. दो लाइन यदि पैरेलल है और कोइंसिडेंट नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन यहां पर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे. और तीसरा केस और फाइनल केस हम लिख लें क्या कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2. यदि ये हो जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाते हैं दोनों लाइन, है ना. और यदि कोइंसिडेंट हो जाएंगे मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ये सारे पॉइंट ही सॉल्यूशन है. ठीक है, लाइन के जितने भी पॉइंट है वो सारे ही सॉल्यूशन है. तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है. जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं. कब, जब ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए तो. ठीक है ना, ये तुम्हारा तब होगा जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल हो जाए. ठीक है ना, ये तभी होगा, और अदर केस में नहीं होगा. a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल हो. कोई दो इक्वल हो, यदि मान लो फर्स्ट टू इक्वल हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना. दैट मीन a1/a2 और b1/b2 इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता है, तो तब हम ये नहीं कह सकते कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन हो. है ना, ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया इस क्वेश्चन में. अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पे एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम पहले ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इफ a इक्वल टू -3. तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये फाइंड कर लेते हैं. ठीक है ना, हम उसके बाद एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे. ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पे a1/a2 क्या है. ठीक है, तो इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं. ठीक है ना, उसका ऑप्शन चेक करेंगे. तो a1/a2 क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए. तो इस क्वेश्चन में a1/a2 जो है, हम a1 कंपेयर करके देखें तो x का कोएफिशिएंट a1 है. यहाँ पे a1 क्या है, a है ना, और b1 क्या है, 2 है. ठीक है, तो ये सिंपल हम यहाँ पे a1/a2 फाइंड करते हैं. ठीक है ना, तो a1/a2 क्या है यहाँ पे,
a/3, ठीक है, a1/a2 जो है वो यहाँ पे a/3 है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम b1/b2 फाइंड करें, ठीक है, b1/b2 क्या आ रहा है यहाँ पे 2/-2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और यदि हम c1/c2 फाइंड करें तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे λ/μ, ठीक है ना, λ/μ, ये तुम्हारा c1/c2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो ये तीन वैल्यू है, इसमें b1/b2 तो कांस्टेंट है, लेकिन a1/b2 और c1/c2 ये पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, a और λ/μ पे। तो अब देखो, अब जो भी क्वेश्चन कहेगा उसमें हम ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन अब हम फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू -3, ध्यान देना, यदि a -3 के इक्वल हो जाए तो a1/a2 भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएंगे, a की जगह -3 रखोगे, -3/3 क्या हो जाएगा -1, और b1/b2 -1 हो जाएंगे, है ना। लेकिन -1 हमें पता है कि यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो, लेकिन यदि वो c1/c2 के इक्वल हो जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, और नहीं इक्वल हो तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। दो केस पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या कर रहा है कि यदि a इक्वल टू -3 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ λ एंड μ। इसका मतलब गलत है, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है इसी केस में, क्योंकि a1/a2 b1/b2 जो है यदि इक्वल है तो हमें c1/c2 इक्वल है कि नहीं ये हमें देखना होता है, और वो तो यहाँ पे हमें लैम्डा और म्यू यदि पता होगा तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो लैम्डा म्यू से डिपेंडेंट करेगा, यदि λ/μ की वैल्यू -1 होगा तो उस केस में यदि λ/μ का वैल्यू -1 हो जाएगा तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, उस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि -1 नहीं होगा तो उस केस में तीनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। a1/a2 b1/b2 जो तो इक्वल है यहाँ पे a इक्वल टू -3 के लिए, है ना, हो जाएंगे, लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं होंगे, है ना, λ/μ यदि -1 नहीं हुआ तो इसलिए लैम्डा और म्यू पे डिपेंड कर रहा है कि आखिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि लैम्डा म्यू से हमें मतलब नहीं, ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू के लिए ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, एक एक करके चेक करें, ठीक है ना। ऑप्शन 2 चेक करें, ऑप्शन 2 क्या है, इफ a नॉट इक्वल टू -3। अब ध्यान देना, यदि a -3 नहीं हुआ मतलब ये -1 नहीं होगा, और यदि ये -1 नहीं होगा तो फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो जाएंगे ना। जो फर्स्ट कंडीशन हमने लिखा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि मान लो a -3 नहीं हुआ, ठीक है, तो a1/a2 -1 नहीं होगा, और b1/b2 तो -1 है, तो इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएंगे, और इसका मतलब फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो जाएंगे, दैट मीन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये कह रहा है कि a यदि -3 नहीं हुआ देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, दैट मीन ये तो करेक्ट है ना, ये तो हम क्लियर पता चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि a1/a2 देखो -3 पुट किया, ये -1 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि मैं एक्सप्लेन कर दूं एक सेकेंड, तो a1/a2 जो है यदि a -3 पुट करूं तो -3/3 आ जाएगा ना इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वैल्यू -3 है, तो उस केस के लिए a1/a2 कितने आ जाएगा -1, और b1/b2 तो -1 है ही, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू एक मिनट, a1/a2 क्या आ जाएगा, a नॉट इक्वल टू -3 है ना, तो नॉट इक्वल टू a1/a2 की वैल्यू -3/3 नहीं हो, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि a की वैल्यू -3 नहीं है, तो इसका मतलब a1/a2 -3/3 नहीं है, मतलब -1 नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट a1/a2 नॉट इक्वल टू -1, क्लियर ना। देखो a की वैल्यू -3 नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहे हैं ना, तो -3 नहीं है, इसका मतलब a1/a2 के नॉट इक्वल टू -3/3, कि a1/a2 हमें पता है a/3, a के प्लेस में -3 जब हम रखेंगे तो वो वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैल्यू क्या कर रखा ऑप्शन -3 नहीं है, तो a1/a2 -1 नहीं है, और b1/b2 तो -1 है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब यदि हम ऑप्शन 3 चेक करें, if lambda plus mu equal to 0 then system has infinite many solution for a equal to -3। तो ध्यान देना, a यदि -3 हो जाए तो इस केस में ऑप्शन 3 के लिए देखें तो a1/a2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, a1/a2 इक्वल टू हो जाएगी a -3 के लिए, है ना, तो -3/3 दैट इज -1 हो जाएगी, ठीक है। मतलब a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो गया। अब c1/c2, अब ऑप्शन क्या करें कि लैम्डा प्लस म्यू यदि 0 हो जाए, तो ध्यान देना हमें तीनों इक्वल कब होगा, जब हमें a1/a2 की वैल्यू तो पता है ना -1, ठीक है ना। तो c1/c2 जो कि लैम्डा बाय म्यू है, ये यदि -1 के इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आ रहा है कंडीशन कि लैम्डा
इक्वल टू माइनस म्यू, ठीक है ना, एक ही बात हुई। और जो कि ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक ही बात हुई, ठीक है। तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 यदि हो जाए तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि उस केस में C1 बाई C2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा बाई म्यू यदि -1 हुआ तो उस केस में लैम्डा माइनस म्यू हो जाएंगे और लैम्डा प्लस म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा प्लस म्यू यदि 0 है तो उस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है कि जो C1 बाई C2 है वो भी B1 बाई B2 या A1 बाई B2 के इक्वल हो, ठीक है ना। तो लैम्डा बाई म्यू को वैल्यू हमने -1 से इक्वेट कर दिया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यदि है तो तीनों इक्वल होंगे, और यदि तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, हमें कंडीशन आ गया कि लैम्डा प्लस म्यू 0 है, तो इसका मतलब लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 यदि होगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यदि हम इफ लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, यदि देखो लैम्डा प्लस म्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 जाएंगे तो इसका मतलब लैम्डा बाई म्यू -1 नहीं होगा, और लैम्डा बाई म्यू -1 नहीं होगा तो इस केस में A1 बाई A2 B1 बाई B2 तो इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि A तो -3 है यहाँ भी, है ना, फॉर A इक्वल टू -3 की बात कर रहा है ना। तो A यदि -3 है तो उस केस में A1 बाई B2 और B1 बाई B2 तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यदि हम C1 बाई C2 फाइंड करेंगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 नहीं है ना, यदि लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे यदि हम एक्सप्लेन कर दें, यदि लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस म्यू है ना। म्यू से यदि हम डिवाइड करते हैं तो लैम्डा बाई म्यू, ठीक है ना, लैम्डा बाई म्यू नॉट इक्वल टू -1 है ना, और लैम्डा बाई म्यू -1 नहीं है, हमें -1 पता है A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के इक्वल है ना, और लैम्डा बाई म्यू C1 बाई C2 के इक्वल है। तो C1 बाई C2 क्या है, नॉट इक्वल टू A1 बाई A2, और जबकि ये इक्वल्स टू B1 बाई B2 है ना, किसके लिए, तो फॉर A इक्वल टू -3 के लिए, है ना। तो ये केस का सेटिस्फाई होगा। इस केस का क्या मतलब होता है कि पैरेलल, है ना, तो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में जो है नो सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन 4 यही कह रहा है सिस्टम में नो सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने जब चेक किया हमने पाया कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ये बी सी डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए, ठीक है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए में लैम्डा म्यू पे डिपेंड कर रहा है कि आखिर उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। यदि लैम्डा प्लस म्यू 0 होगा तो उस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और लैम्डा प्लस म्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगी, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।